हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द रेट ऑफ रिएक्शन, जहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो हम पास पेपर्स के क्वेश्चंस उठाएंगे और देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन पे ये जो डिफरेंट फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं, अगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो वो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें उसके आंसर में क्या लिखना चाहिए ताकि हम पूरे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन लेड 4 क्लोराइड इज वार्म्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज फॉर्म्ड, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अच्छा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मतलब होता है कि रिएक्शन जो है वो हमारा फॉरवर्ड में भी हो रहा है, बैकवर्ड में भी हो रहा है। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि वो पॉइंट रीच हो चुका है रिएक्शन होते हुए जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो जो जब भी वो आपको क्वेश्चन में बताएंगे डेल्टा एच, वो आपको हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन की डेल्टा एच बताएंगे। कभी वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, कभी वो सिर्फ डेल्टा एच लिख देते हैं कि नेगेटिव में उसकी जो भी वैल्यू वो लिख देते हैं। तो जब भी डेल्टा एच के थ्रू उन्होंने आपको रिएक्शन बताया हो तो इसका मतलब है वो फॉरवर्ड रिएक्शन की आपको डेल्टा एच वैल्यू बता रहे हैं। क्वेश्चन कहता है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट if any on the position of equilibrium when the concentration of chlorine is increased। अब क्लोरीन हमारा प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है, रिएक्शन इस वक्त इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। जब उन्होंने हमें सिचुएशन जो बताई है उसमें रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे खड़े हुए रिएक्शन में उन्होंने क्लोरीन डाल दिया। ठीक है, क्लोरीन की कंसंट्रेशन को उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, यानी वो कितना गाढ़ा है। जब उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ क्लोरीन बढ़ा दिए हैं तो जाहिर है इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उस इक्विलिब्रियम को दोबारा अचीव करने के लिए क्लोरीन जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी कि वो रिएक्ट करना शुरू कर देगी लेड 2 क्लोराइड से, यानी अपना उसी के साइड पे जो रिएक्टेंट पड़ा हुआ है रिएजेंट लेड 2 क्लोराइड, उससे रिएक्ट करना शुरू कर देगी और रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा, यानी कि लेफ्ट में जाना शुरू कर देगा और ज़्यादा से ज़्यादा लेड 4 क्लोराइड बनाएगा। तब तक लेड 4 क्लोराइड बनेगी जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाती। ठीक है, ये तो मैंने सारा आपको उर्दू में समझाया है, इंग्लिश में मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है, आप इसको देख लें। मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली ये आंसर है। अगर ये आप आंसर लिखते हैं तो आप पूरे के पूरे 2 मार्क्स स्कोर करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी रिएक्शन से रिलेटेड है। वो कह रहे हैं कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी ऑन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अब देखें, जब हम रिएक्शन देखते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी हीट एवॉल्व कर रहा है, रिलीज कर रहा है वो, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते होते हीट रिलीज कर रहा है, यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और उस टाइम पे हम भी अगर टेम्परेचर को बढ़ा दें तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम को दोबारा अचीव करने के लिए वो जो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट दी हुई है, रिएक्शन उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, यानी वो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन पे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कैसे काम करता है रिवर्सिबल रिएक्शंस पे, उसकी एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। यहाँ आप ये समझें कि जब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन था ना वो एक्सोथर्मिक था। ठीक है, और जब हमने उस रिएक्शन को ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया, ज़्यादा हीट दे दी, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट हमने दी है ना वो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा और दोबारा अचीव करने के लिए इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहाँ जाना शुरू कर देगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी वो एंडोथर्मिक बन जाएगा और वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। ठीक है, इफ़ दिस इज़ क्लियर, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि व्हेन कार्बन इज हीटेड विद स्टीम इन अ क्लोज कंटेनर एंड इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज फॉर्म्ड, यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है जब हम क्लोज कंटेनर में रिएक्शन कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम रिएक्शन, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज कंटेनर में करते हैं ना तभी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है। ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट में गैस बन रही है तो वो तो गैस रिलीज हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ही नहीं होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब उन्होंने अगेन आपको स्टेटमेंट में बता दिया कि फॉरवर्ड में जाता हुआ रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी उसे फॉरवर्ड में जाने के लिए हीट की ज़रूरत है, उसे सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करनी है। क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी ऑन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अब देखिए, रिएक्शन को सराउंडिंग से हीट चाहिए, तो अगर हम सराउंडिंग को हीट दे देते हैं तो रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड में जाएगा। अंडरस्टूड? तो इसको लिखेंगे कैसे,
ये आपके सामने है बिल्कुल, मैंने इसका आंसर लिख दिया है, लेकिन इसमें आप किनेटिक एनर्जी का भी जिक्र करेंगे कि पार्टिकल्स में किनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी, तो वो ज़्यादा रेशो, उन पार्टिकल्स की रेशो जिनकी किनेटिक एनर्जी या तो इक्वल है या मोर देन है एक्टिवेशन एनर्जी, वो रेशो बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट बढ़ेगा। मोर ओवर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, तो हीट उसको चाहिए सराउंडिंग से, हम सराउंडिंग से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और उसको दोबारा अचीव करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, यानी और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीज्ड। अब इससे पहले कि मैं आंसर एक्सप्लेन करूं, आपको ये समझ आना चाहिए कि प्रेशर और जो वॉल्यूम होते हैं ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर को बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो जाएगा। यानी एक कंटेनर है जिसका जो पिस्टन है वो मूवेबल है, मैं अगर उसको दबाऊंगी, उस पर प्रेशर बढ़ाऊंगी तो वो स्क्वीज होगा ना, तो वॉल्यूम कम होगा। तो यहाँ वो प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब हम इक्वेशन में देखते हैं कि हमारे पास जो कार्बन है वो सॉलिड है, वाटर है जो गैस है, गैस की यानी वाटर वेपर्स यूज़ करें, हम स्टीम यूज़ करें, और प्रोडक्ट बन रही है कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ गैस एंड हाइड्रोजन विच इज़ गैस। अब रिएक्टेंट के साइड पे हमारा एक मोल है वाटर का यानी स्टीम का। कार्बन तो ज़ाहिर सॉलिड है, कार्बन पे तो प्रेशर का असर ही नहीं होगा, चाहे बढ़ाओ या कम करो। गैसेस पे प्रेशर का असर होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो क्या है वो गैस है और हाइड्रोजन भी एक गैस है। अच्छा, अब देखें हमारे पास, अगर हम इस इक्वेशन को, इसकी बैलेंसिंग को देख लेते हैं, तो इक्वेशन हमारी बैलेंस है। अब हमारे पास रिएक्टेंट में 1 वॉल्यूम यानी 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। मोल का मतलब होता है क्वांटिटी, तो 1 क्वांटिटी यानी 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द गैसियस फॉर्म हमारे पास रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं। अब जब आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम किधर बढ़ रहा है, प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो प्रेशर के कम करने से क्या होगा, हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगी, ठीक है, क्योंकि प्रेशर के कम होने से वॉल्यूम बढ़ना है और वॉल्यूम प्रोडक्ट वाली साइड पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगी। तो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मैं अगली वीडियो में इसके मज़ीद क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।